Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 10th of November 2022. First news is SAG governor sitting on bills questioning legislature DMK. तो तमिलनाडु की रूलिंग डीएमके ने प्रेसिडेंट को अर्ज किया है कि जो तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि हैं उनको डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि आर एन रवि क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बिल्स हैं जिनको ये एसेंट नहीं दे रहे हैं। तो न्यूमरस बिल्स हैं जिनको इन्होंने अभी तक एसेंट नहीं दी है, जिसकी वजह से सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है। The Constitution of India states that the executive power of the state vests in the governor. The governor, being a nominal head of the state, is however expected to exercise that power. तो यहाँ पर गवर्नर को एक्ट करना होता है on the aid and advice of the council of ministers with the chief minister at the head of the state. लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु के गवर्नर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बिल्स हैं जिनको ये एसेंट नहीं दे रहे हैं। A governor who does not have faith in any one of these ideals is not fit to hold constitutional office. It is also imperative कि गवर्नर अगर यहाँ पर पॉलिटिकल हो जाता है तो यहाँ पर अब उसको गवर्नर की पोजीशन में नहीं रहने देना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल है कॉम्बेटिव फेडरलिज्म का। होना क्या चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लेकिन हम इंस्टांसेस देख रहे हैं कॉम्बेटिव फेडरलिज्म की। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु है, केरला में भी हमने यहाँ पर जो वीसी का पूरा इशू था उसमें हमने यहाँ पर कॉम्बेटिव फेडरलिज्म को देखा। अब हम चलते हैं आगे। नीरव मोदी स्टेप क्लोजर टू एक्स्ट्राडिशन, लूजेस हिज अपील इन यूके कोर्ट। तो नीरव मोदी का आपको केस पता होगा, 13,000 करोड़ का बैंक लोन फ्रॉड केस इन्होंने किया था और उसके बाद ये अभी यूके में है। तो हम चाहते हैं कि यूके से इनको डिपोर्ट किया जाए और इनको इंडिया लाया जाए। तो क्या इनका एक्स्ट्राडिशन हो सकता है? हो सकता है, लेकिन अभी इनके पास चांसेस है कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। यूके हाईकोर्ट का ये कहना है, इन्होंने यूके हाईकोर्ट में बेसिकली ये कहा कि अगर इनको इंडिया में एक्स्ट्राडिट किया जाता है तो इनके जो सुसाइडल थॉट्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं और इनके सुसाइड करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। Fugitive diamond merchant Nirav Modi, wanted by the CBI and the Enforcement Directorate in a rupees 13,500 crore bank loan fraud case, moved a step closer to extradition on Wednesday after the High Court in London rejected his appeal. Citing mental health grounds, Modi had appealed against a district court extradition order. He had argued that he was suffering from depression और अगर इनका इंडिया में एक्स्ट्राडिशन किया जाता है तो इनकी जो टेंडेंसी है सुसाइड कमिट करने की वो यहाँ पर एक्सरबेट हो सकती है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, ऐसे ही डिस्कस कर ली गई है। नेक्स्ट, टू मीट स्टेट डिमांड, PM Awas Yojana gets rupees 13,000 crore extra. Months after the Union Ministry of Rural Development flagged shortage of funds for implementation of the Pradhan Mantri Awas Gramin, the Union Ministry of Finance has approved an advance of rupees 13,000 crore for the rural housing scheme from the contingency fund of India. तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है 1.2 लाख की प्लेन एरियाज में और 1.3 लाख की इन हिली एरियाज टू अ बेनिफिशियरी। एज पर द स्कीम्स गाइडलाइन, ये जो फाइनेंशियल बर्डन होता है ये शेयर होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। अगर प्लेन एरिया है तो ये रेशियो होता है 60:40 का, और अगर हिली स्टेट्स है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, तो ये रेशियो होता है 90:10, जिसमें जो 90 है वो सेंटर देती है और जो 10 है वो यहाँ पर स्टेट देता है। इन द यूटीज इंक्लूडिंग लद्दाख, द सेंटर बेयर्स 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूरल हाउसिंग स्कीम। तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपको पता होना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ बिल्डिंग 52.78 लाख हाउसेज अंडर द स्कीम इन 2022-23। नेक्स्ट न्यूज पर हम चलते हैं। मस्ट फॉर टीवी एयर नेशनल इंटरेस्ट कंटेंट 30 मिनट्स डेली। तो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव किया है द गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022, और ये ऑब्लिगेटरी है चैनल्स के लिए कि चैनल्स को यहाँ पर 30 मिनट तक कुछ ऐसा कंटेंट टेलीकास्ट करना पड़ेगा नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। While the guidelines are effective from November 9, officials of the Ministry of Information and Broadcasting said channels will be given time कि वो conceptualize करें कि ऐसे content को वो कैसे create करने वाले हैं। The rationale behind the move, according to the government, is that airwaves यहाँ पर public property है और airwaves का use होना चाहिए best interest of the society में, इसीलिए यहाँ पर कुछ ऐसा content दिखाया जाएगा जिससे कि यहाँ पर national और public interest जो है वो यहाँ पर increase हो। थीम्स, यहाँ पर 8 थीम्स की बात की गई है। एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ वुमेन, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये 8 थीम्स है और मिनिमम पीरियड ऑफ 30 मिनट्स होना चाहिए इन अ डे ऑन थीम्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सोशल रेलेवेंस। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे।
कल हमने डिस्कस किया था जो G20 का लोगो है उसमें आपने देखा होगा कमल का फूल था और उसके ऊपर अर्थ थी। तो कांग्रेस ने क्लेम किया है कि पीएम यहाँ पर पुश कर रहे हैं बीजेपी सिंबल, क्योंकि बीजेपी का सिंबल भी लोटस है। लेकिन बीजेपी ने ये कहा है कि आप डेनिग्रेट मत करो नेशनल फ्लावर को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होगा कि जो लोटस है वो एक नेशनल फ्लावर है, लेकिन मैंने आपको एक बार बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। महुआ की बात की गई। महुआ क्या होता है? अ ट्रेडिशनल कंट्री लिकर। तो लिकर होता है, बस इतना पता होना चाहिए महुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। MOEF green clearance for strategic Nicobar project. ग्रेटर निकोबार आइलैंड इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट एंड अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया। तो आपको क्या करना है, आपको अंडमान एंड निकोबार का मैप देखना है और आपको सारी लोकेशन देखनी है। फॉर एग्जांपल लिटिल अंडमान कहाँ है, कार निकोबार कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। आप ऑर्डर में भी अरेंज करना देख सकते हो कि कैसे आपको अरेंज करना है। तो अगर आप PDF बाय करोगे तो उसमें आपको ये सारी लोकेशंस मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप PDF नहीं बाय कर रहे हो तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मैप में जाकर देखो। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर मीज़ल्स की बात की गई है। मीज़ल्स से रिलेटेड जो डेथ हैं वो इंक्रीज़ हो गई है महाराष्ट्र में। क्यों इंक्रीज़ हो गई अभी ये पता नहीं है। मीज़ल्स इज़ अ हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन विद वैक्सीनेशन कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन फॉर रिड्यूसिंग केसेस एंड डेथ्स। With a goal of eliminating measles and rubella, India launched a one-time immunization campaign for all children between the ages of 9 months to 15 years in a phased manner 27 onwards with almost all states including Maharashtra, जहाँ पर वैक्सीनेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो मीजल्स बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है केरला गवर्नमेंट proposes ordinance to strip गवर्नर ऑफ चांसलर रोल। तो यहाँ पर जो गवर्नर चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ होते हैं ये रोल से गवर्नर को स्ट्रिप किया जा रहा है और केरला गवर्नमेंट उसके लिए एक ऑर्डिनेंस ला रही है। केरला कैबिनेट on Wednesday decided to bring in an ordinance to strip the governor of university chancellor's role in Kerala. Governor by virtue of his office chancellor होता है सारी यूनिवर्सिटीज़ का इन द स्टेट। तो इस पावर से यहाँ पर गवर्नर को स्ट्रिप किया जा रहा है। द ड्राफ्ट ऑफ द ऑर्डिनेंस वुड रिमूव द पर्टिकुलर सेक्शन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रूल्स विच हैज मेड द गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियल चांसलर ऑफ द 14 यूनिवर्सिटीज़ इन केरला। और केरला का ये कहना है कि ये सब हम कर रहे हैं MM पूची कमीशन के रिकमेंडेशंस पर, क्योंकि MM पूची कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस जो बनी थी उन्होंने स्टेट किया था इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू अपॉइंट द गवर्नर एज द चांसलर, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर की और भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो आपको एक और फैक्ट पता कि MM पूची कमीशन किस लिए बनी थी? तो ये बनी थी सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए। आगे चलते हैं हम। डॉलर टू रुपी। गवर्नमेंट पुश टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड इन डोमेस्टिक करेंसी इज़ अ गुड आइडिया, लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब इंडियन एक्सपोर्ट्स यहाँ पर पिक करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि रशिया के साथ जो इंडिया का ट्रेड हुआ है वो हुआ है लगभग 21-22 बिलियन डॉलर का, और इसमें से हमने ज़्यादातर इम्पोर्ट ही किया है। एटलीस्ट 20 बिलियन डॉलर का हमने इम्पोर्ट ही किया है और सिर्फ हमने यहाँ पर 1 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। और ये ट्रेड किस में हुआ है? ट्रेड हो रहा है यहाँ पर रुपी करेंसी में। अब यहाँ पर जो वॉस्ट्रो अकाउंट है, वॉस्ट्रो अकाउंट में जो करेंसी पड़ी है रुपी, अब रशिया उसको यूज़ ही कहाँ करेगा अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे रशिया को। तो प्रॉब्लम ये है कि रुपी करेंसी तभी काम करेगी जब इंडिया भी उतना ही एक्सपोर्ट करता है जितना सामने वाला कंट्री एक्सपोर्ट करता है, वरना जो सामने वाला कंट्री वो रुपी करेंसी का करेगा क्या? तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एट $531 billion as on October 28 have dipped from a peak of $642 billion a year ago. It isn't surprising कि गवर्नमेंट और RBI यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड जो हो वो डोमेस्टिक करेंसी में हो एज अपोज टू द डॉलर। द RBI had in September allowed the public sector UCO Bank to open a special rupee vostro account. This was to enable payments for imports from Russia, कि यहाँ पर जो रशिया से हम इंपोर्ट करेंगे उसका रुपी में पेमेंट कर लेंगे जो कि इस वॉस्ट्रो अकाउंट में जाता रहेगा, और रशिया कुछ अगर हमसे इंपोर्ट कर रहा है तो रशिया उन रुपी से पे कर सकता है। द monies deposited in the same Vostro account could in turn be debited for paying Indian exporters. According to a report in this newspaper, India similar rupee-based bilateral trade mechanism को push करना चाहता है with Sri Lanka, Maldives, assorted Southeast Asian, African and Latin American countries. ये आइडिया न्यू नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें भी अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। इवन बिफोर रशिया, सेम यूको बैंक ने स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट खोला था फॉर 4 ईरानियन कमर्शियल बैंक्स, जहां पर इंडियन रिफाइनर्स डिपॉजिट करते थे रुपी पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट ऑफ क्रूड फ्रॉम द वेस्टर्न सैंक्शंस। लेकिन उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई? ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे जिसकी वजह से हमने ईरान से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया। द अरेंजमेंट वर्कड क्वाइट स्मूथली टिल द वॉस्ट्रो अकाउंट रैन ड्राई आफ्टर इंडिया प्रैक्टिकली स्टॉप्ड सोर्सिंग क्रूड फ्रॉम ईरान। इट लिंक्स अप विद द लिमिटेशंस टू सच डोमेस्टिक करेंसी बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट्स। द फर्स्ट इज ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल। तो रशिया अब यहाँ पर इंडिया का बिगेस्ट क्रूड सप्लायर बन चुका है फ्रॉम अ डिस्टेंट नंबर 12 टू नंबर 1। हाउ लॉन्ग कैन दिस सस्टेन इन अ डीपनिंग सैंक्शंस रिजीम? सेकंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिक है कि हम यहाँ पर रशिया से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहे हैं,
हैं, कोल, फर्टिलाइजर, सनफ्लावर ऑयल, और इसकी कॉस्ट है $21.35 बिलियन, और हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ $1 बिलियन का। द ट्रेड इम्बैलेंस वुड लीव फार टू मच अनयूज्ड रुपीज इन द वॉस्ट्रो अकाउंट। तो ये जो वॉस्ट्रो अकाउंट में रशिया के पास $20 बिलियन पड़े हैं, रशिया उसका करेगा क्या? इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई द आरबीआई's ऑल्टरनेटिव रुपी ट्रेड पेमेंट मैकेनिज्म हैजंट रियली टेकन ऑफ, एंड इंडियन रिफाइनर्स अभी भी यहाँ पर जो रशियन ऑयल ले रहे हैं वो डॉलर्स के यूज करके ही ले रहे हैं। वाइल curtailing dollar dependence and exploring bilateral trade options by paying settling in domestic currencies makes for sound economies, it can't replace the need for India to export more। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर ओवरऑल जस्ट है। नेक्स्ट, बियॉन्ड विन एंड लॉस। ये आर्टिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3 बार रिपीट हुआ है। ये सेम यहाँ पर रिपीट हुआ है, फिर एक्सप्लेन सेक्शन में भी सेम बात आई है। बियॉन्ड विन एंड लॉस, तो यहाँ पर चल रहे हैं यूएसए में मिड टर्म इलेक्शंस। तो ये माना जा रहा था कि यूएसए के मिड टर्म इलेक्शंस में जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। रिपब्लिकन पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। द इलेक्शन हेल्ड मिडवे थ्रू अ प्रेसिडेंट्स 4-year टर्म यूजली गोज बैडली फॉर द प्रेसिडेंट्स पार्टी। और ये हमेशा होता है कि जो व्हाइट हाउस में पार्टी होती है, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट हाउस अभी डेमोक्रेट के पास है, तो दूसरी ही पार्टी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है मिड टर्म में। प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड द डेमोक्रेट्स हैव डन बेटर देन एक्सपेक्टेड इन ट्यूजडेज मिड टर्म इलेक्शंस। तो डेमोक्रेट्स ने यहाँ पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, इसका मतलब ये है रिपब्लिकन्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितनी यहाँ पर उम्मीद थी। विद कॉस्ट ऑफ लिविंग इशूज सर्जिंग, फूड, एनर्जी एंड हाउसिंग प्राइजेस राइजिंग इन सैलियंस एंड बाइडेन्स अप्रूवल रेटिंग एट अ रिकॉर्ड लो, few expected Democrats to buck this historical trend. Yet, while the Democrats are on track to losing their narrow majority in the House of Representatives, लेकिन Senate में इनके पास यहाँ पर thinly majority रहने वाली है। A few Senate races are still too tight to call, but Democrats may be able to hold on to their slim majority in the Senate. It is now split 50-50, लेकिन यहाँ पर जो Vice President है कमला हैरिस, उनके पास है casting vote over the Senate can cast the deciding vote where there is a tie, which gives Democrats their razor thin majority। और हो सकता है कि ये जो thin majority है Democrats के पास, ये Senate में इनके पास रहे। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस। तो हमने कुछ टाइम पहले ये डिस्कस किया था कि जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने कलेजियम सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। स्पीकिंग एट अ मेडिकल कॉन्क्लेव ऑन November 4, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू केम आउट अगेंस्ट द कलेजियम सिस्टम। और इनका ये कहना था कि कलेजियम सिस्टम यहाँ पर ओपेक है, अकाउंटेबल नहीं है, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट और स्टेप्स ले सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने और स्टेप्स नहीं लिए, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर कोर्ट के डिसीजन को रिस्पेक्ट करती है। बस इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट हमेशा यहाँ पर साइलेंट बैठी रहेगी। तो ऐसा कुछ इन्होंने कहा था। ही फर्दर सेड दैट आफ्टर द SC स्ट्रक डाउन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014, द गवर्नमेंट कुड हैव टेकन अदर स्टेप्स। इंस्टेड इट रिस्पेक्टेड द टॉप कोर्ट्स डिसीजन, बट दैट डज नॉट मीन कि गवर्नमेंट हमेशा यहाँ पर चुप बैठने वाली है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ऑफ कोर्स नॉट एवरीथिंग इज हंकी डोरी विद द कलेजियम सिस्टम। तो कलेजियम सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं। इट कांट बी डिनाइड दैट सम एलिवेशंस इन द पास्ट हैव रेज्ड आईब्रोज। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सीनियरिटी जो है उसको नहीं देखा गया है, और सीनियरिटी को छोड़कर यहाँ पर अपॉइंटमेंट कर दिए गए हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। देयर हैव बीन केसेस वेयर रिलेटिव्स ऑफ SC जजेस हैव बीन अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जजेस इग्नोरिंग मैरिट। तो काफ़ी बार यहाँ पर मैरिज को इग्नोर किया गया है। इट ऑल्सो कांट बी डिनाइड दैट जजेस आर ट्रांसफर्ड बाय द कलेजियम, और बिना किसी जस्टिफिकेशन के उनको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंसिडेंटली जो गवर्नमेंट होती है वो भी तो पार्टी होती है ना अपॉइंटमेंट्स की। इट कुड हैव सेंड द फाइल बैक टू द कलेजियम। तो एक बार तो जो गवर्नमेंट है वो कलेजियम को वापस फाइल भेज ही सकती है। तो इट कुड हैव सेंड द फाइल बैक टू द कलेजियम टू ascertain व्हाई सीनियरिटी वाज इग्नोर्ड एट सच अ मास स्केल। तो गवर्नमेंट भी पार्टी होती है, गवर्नमेंट यहाँ पर फिर फाइल वापस क्यों नहीं भेजती, ये यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है। The law minister is also reported to have asked why the SC involved itself in bail petitions and why it had put the sedition law in abeyance। जब गवर्नमेंट ने ये कहा था कि गवर्नमेंट यहाँ पर सेडिशन के प्रोविजन को रिव्यू कर रही है, तो इनका क्वेश्चन ये था लॉ मिनिस्टर का कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेडिशन लॉ को होल्ड पर क्यों लगाया। द मिनिस्टर ऑल्सो सेड देयर इज अ लक्ष्मण रेखा फॉर एवरीबॉडी, और यहाँ पर सबको सेपरेशन ऑफ पावर्स को मेंटेन करना जरूरी है। डू नॉट क्रॉस द लक्ष्मण रेखा इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। द मिनिस्टर इज परहैप्स फॉरगेटिंग दैट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर दी गई है कि आपको यहाँ पर लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एज एनश्राइंड इन आर्टिकल 21। द मिनिस्टर इज परहैप्स फॉरगेटिंग दैट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर इंटरेस्ट किया गया है इस टास्क से कि आपको यहाँ पर लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट, रेड टाइड। तो ये सेम है बेसिकली मिड टर्म इलेक्शंस जो यूएस में हो रहे हैं उसके बारे में। ये कि रिपब्लिकन्स विल लाइकली रेस्ट अ नैरो मेजॉरिटी इन द कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर जो डेमोक्रेट्स हैं उनके पास सेनेट में
थिनली या स्लिम मेजॉरिटी रहने वाली है। नेक्स्ट, फेलिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को यहाँ पर जो अपील किया गया, तो ईडब्ल्यूएस जजमेंट फेल्स टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मेंट टू एंड द परपेचुएशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। देर इज इनफ एविडेंस जो कि पॉइंट करते हैं कि जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रेसिडेंट के एग्जाम्पल दिया गया, बाबू जगजीवन राम, द देन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वॉज इंसल्टेड फॉर इनॉग्रेटिंग अ स्टैचू इन बनारस in 1978 because of his caste. This is why scholars reject economic criteria as the sole basis for understanding discrimination. There is no instance of deprivation or discrimination or social exclusion against any person solely on the ground of her economic standing. तो इकोनॉमिक बेसिस पर किसी के साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ये ऑथर का यहाँ पर कहना है। India is a unique country where even a president could reportedly be inserted at a temple. There is enough evidence जो कि पॉइंट करते हैं कि अनटचेबिलिटी को अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। द 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, जिन्होंने यहाँ पर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपील किया है, 3:2 का जजमेंट था, येट द मेजॉरिटी वर्डिक्ट हेल्ड दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन रिजर्वेशन ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट नहीं करता है। फिर यहाँ पर जो इंदिरा साहनी जजमेंट पे 50% लिमिट को सेट किया गया था, तो ये जो 50% लिमिट है उसको भी ब्रीच करता है। जस्टिस justified the economic criteria and held the view that the exclusion of classes covered by the Article 15 Clause 4 and 16 Clause 4, तो बेसिकली यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया गया है उसमें एससी, एसटी, ओबीसीज को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एससी, एसटी, ओबीसीज हैं क्या वो यहाँ पर इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज नहीं हो सकते हैं। तो सीनो कमीशन की रिपोर्ट हमने डिस्कस किया था जिसमें हमें ये पता चला था कि सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज लोग हैं वो ओबीसी में है। तो आपने ओबीसी को ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया से क्यों बाहर रखा, उनको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कोटा क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जस्टिफाइड द इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड हेल्ड द व्यू दैट द एक्सक्लूजन ऑफ क्लासेस कवर्ड बाय आर्टिकल 15 Clause 4 and 16 Clause 4 from getting the benefit of reservation as economically weaker sections being in the nature of balancing the requirement of non-discrimination and compensatory discrimination does not violate the equality code। तो यहाँ पर मेजॉरिटी का ये कहना था, ये यहाँ पर इक्वालिटी कोड को वॉलेट नहीं करता है। डेमोक्रेसी एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। सोशल डेमोक्रेसी इज द रियल फैसेट ऑफ डेमोक्रेसी, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ये डेमोक्रेसी का एसेंस है। द सवर्णास और द अपर कास्ट हु कॉन्स्टिट्यूट 10 to 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दे आर ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंटेड। तो ऑथर का कहना है कि यहाँ पर ये अंडर रिप्रेजेंटेड नहीं है, ये यहाँ पर ओवर रिप्रेजेंटेड है। वेयर इज द एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री, और सिर्फ इनको यहाँ पर 49.5% रिजर्वेशन मिला है। द लेटर हाउएवर आर येट टू अचीव दैट लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो कि यहाँ पर अपर कास्ट का रिजर्वेशन है सेक्टर्स में। मोर ओवर रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर एससीज एंड एसटीज इज येट टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो एससीज और एसटीज का जो प्रमोशन है अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है आफ्टर द 77th अमेंडमेंट वॉज passed. A deep-rooted caste system pervades Indian society. It has deprived the members of the backward classes, SC, ST, OBCs, of equal treatment in the society. It also denied human dignity to 85 to 90% of the population. नेक्स्ट ये एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं आवर चोकिंग सिटीज़। तो हमारे सिटीज़ में क्या प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वाटर पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 80% ऑफ ऑल फैमिलीज इन दिल्ली आर नोटेड टू बी सफरिंग रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स ड्यू टू सीवियर पोल्यूशन। तो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। मीन वाइल ओवर 11 cities in उत्तर प्रदेश हैव रिकॉर्डेड पुअर एयर क्वालिटी। मोर देन 1,10,000 infants are likely to have been killed by air pollution in India in 2019। तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ अर्बन नॉर्थ इंडियंस हु कांट अफोर्ड एयर प्योरीफायर्स, तो यहाँ पर जो उनकी लाइफ है वो डस्ट, कफ, ब्रेथलेसनेस इसमें ही चलती रहती है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व्स अ मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स। अब दिल्ली में एयर पोल्यूशन किस वजह से होता है, क्रॉप बर्निंग की वजह से होता है, डस्ट की वजह से होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से होता है। वन क्लियर रिस्पॉन्स क्या हो सकता है कि ग्रीन कवर को एक्सपेंड किया जाए, ग्रीन कवर को एक्सपेंड किया जाए। फिर यहाँ पर मियावाकी टेक्निक की बात की गई है जो कि एफॉरेस्टेशन की टेक्निक होती है। इस बार ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आया था कि मियावाकी मेथड क्या है। Another alternative would be to push for air shed management। तो यहाँ पर एयर शेड मैनेजमेंट को पुश किया जा सकता है। देन देयर इज वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अ सिस्टम्स बेस्ड अप्रोच शुड बी adopted along with a push for protecting blue infra areas, places that act as natural sponges for absorbing surface runoff, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो सकेगा। एट द हाउस होल्ड लेवल यहाँ पर हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंक्रीज करने की जरूरत है। देर इज ऑल्सो द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड मोर देन 40% ऑफ इंडियंस आर एक्सपेक्टेड टू फेस वाटर स्कार्सिटी बाई 2050। तो इस आर्टिकल में ज़्यादातर डेटा ही दिया गया है। तो अगर आपके पास डेटा नहीं है वाटर पोल्यूशन से रिगार्डिंग, एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग, तब तो आप इस आर्टिकल को रीड कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से इनफ डेटा है तो इसको रीड करने की जरूरत नहीं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्रीलिम्स काफ़ी पास है। ट्रिविलाइजिंग हंगर।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हम जान चुके हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो मेथोडोलॉजी है वो क्यों गलत है और सरकार का क्यों कहना है कि यहाँ पर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है उसमें एरर्स हैं, उसके क्लासिफिकेशन में, उसकी मेथोडोलॉजी में। तो इस आर्टिकल को हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। आस्क्ड टू चिप इन फॉर लॉस, इंडिया चाइना से रेडी बट ओनस ऑन रिच वर्ड फर्स्ट। तो एंटीगुआ एंड बारबूडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंडिया और चाइना भी यहाँ पर पोल्यूटर्स हैं और इन्होंने भी काफ़ी एमिशंस किए हैं, तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको पे करने की। तो कॉट ऑफ गार्ड आफ्टर द आइलैंड नेशन ऑफ एंटीगुआ एंड बारबूदा डिमांडेड दैट बीइंग बिग एमिटर्स की इंडिया और चाइना भी यहाँ पर बिग एमिटर्स हैं एंड दे शुड ऑल्सो बी आस्क्ड टू पे फॉर लॉसेस सफर्ड बाई स्मॉलर कंट्रीज ड्यू टू क्लाइमेट डिजास्टर्स। तो इंडिया का तो ये रिस्पॉन्स है, हम भी तो यहाँ पर विक्टिम ही है। यहाँ पर तो डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा एमिशन किए जिसकी वजह से हमें यहाँ पर क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। इंडिया इज फुली माइंडफुल ऑफ द थ्रेट्स जो कि फेस किए जा रहे हैं बाई स्मॉल आइलैंड नेशंस एंड वी आर अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द इशू ऑफ लॉस एंड डैमेज टू देम। दैट इज वाई वी आर ऑलरेडी वर्किंग क्लोजली विद द स्मॉल आइलैंड स्टेट्स और उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे रिड्यूस किया जाए। तो हमने यहाँ पर कोलिशंस बनाए, फॉर एग्जांपल CDRI की बात की गई, फिर यहाँ पर आयरिस की बात की गई, IRIS इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड स्टेट्स। तो आयरिस, CDRI, ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इंडिया ने यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या किया है। वी डील विद चाइना इज अ थ्रेट व्हेन इट इज़ अ थ्रेट एंड एन अपॉर्चुनिटी व्हेन इट इज़ वन। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं ऑन हाउ द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन वेट हैवी ऑन शीज माइंड। अब जो चाइना के प्रेसिडेंट है उनको ये डर है कि सोवियत यूनियन की तरह कहीं यहाँ पर चाइना का डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए। तो ऐसा ना हो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इफ़ यू थिंक ही हैज़ ट्राई टू कंट्रोल द पार्टी फॉर कंसोलिडेटिंग पर्सनल पावर देन दैट इज ओनली अ पार्शियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन एंड द लीडर। तब आप इसको नहीं जानते हो। आफ्टर 20 years ऑफ रिफॉर्म सिंस 1990 मैनी गुड थिंग्स हैड हैपेंड इन चाइना। फॉर एग्जाम्पल चाइना की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई तो कल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद चाइना की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। लेकिन जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तब क्या होता है, तब करप्शन भी उसके साथ बढ़ता है और जब करप्शन बढ़ता है तो जो आइडियोलॉजी है, जो डिसिप्लिन है पार्टी में, वो यहाँ पर कम होता जाता है। तो एसेंशली द वीकनिंग ऑफ द आइडियोलॉजी एंड द डिसिप्लिन विद इन द पार्टी एज मनी पावर टुक ओवर, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ गया विद इकोनॉमिक ग्रोथ। बाई 2012 ऑल्दो टू द आउटसाइड वर्ल्ड चाइना यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, द चाइनीज लीडरशिप न्यू वेरी वेल दैट डीपली ट्रबलिंग डेवलपमेंट्स वुड इम्पैक्ट इट पॉलिटिकली एज वेल। अब यहाँ पर पॉलिटिकली क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, तो यहाँ पर बात की गई है रशिया का एग्जाम्पल। द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मेड वाज दैट व्हेन द सोवियत यूनियन वाज ऑन इट्स लास्ट लेग, जो रेड आर्मी थी, जो सोवियत यूनियन की आर्मी थी, उन्होंने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करने से ही मना कर दिया, विच वो सपोर्ट टू बी द पार्टीज आर्मी डिड नॉट कम टू इट सपोर्ट। तो वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करने आए ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। देयरफॉर इट वाज इंपॉर्टेंट टू रिबिल्ड द इंस्टीट्यूशंस विद इन द पार्टी। और यहाँ पर जो कंट्रोल है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऊपर, यहाँ पर कंट्रोल होना चाहिए। और अगर कंट्रोल नहीं होगा और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो यहाँ पर चाइना की आर्मी है वो पार्टी की हेल्प नहीं करती, तो वैसा ही डिसइंटीग्रेशन हमें चाइना में देखने को मिल सकता है। द फर्स्ट वॉज टू पॉइंट आउट दैट डिनाइंग हिस्ट्री वुड मीन अ रॉट इन द पार्टी एंड दैट निकिता क्रुश्चेव, जब इन्होंने स्टालिन का क्रिटिसिज्म किया था तो लोगों को रियलाइज हुआ कि ये अगर स्टालिन का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं तो लोग यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते। इफ यू कुड क्रिटिसाइज स्टालिन देन द सोवियत पीपल आस्क्ड व्हाई दे कुड नॉट क्रिटिसाइज एनी अदर पीपल। उसके बाद यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ यहाँ पर रीजंस बताए गए हैं डिसइंटीग्रेशन के। अब हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस की PDF चाहिए, हाईलाइटेड पोर्शन की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली PDFs मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। If you are interested, then you can make payment via UPI to the mentioned UPI ID and then you have to send your name, email ID, mobile number, proof of payment to the mentioned email ID. Wait for some time to get added to the premium group जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। नेक्स्ट विक्रम S सेट फॉर लिफ्ट ऑफ। कल ही हमने डिस्कस कर लिया था कि विक्रम S क्या है। तो विक्रम S है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल। तो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल ये है विक्रम S, और इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है, तो इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस।
India's first privately developed launch vehicle is set to make its maiden flight from ISRO launchpad at Sriharikota. The mission of Hyderabad-based Skyroot Aerospace is called Prarambh. Prarambh का मतलब the beginning. Prarambh will see Vikram S carry 3 customer satellites in a suborbital flight. सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। अब इसरो के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसरो वैसे तो बहुत अच्छी एजेंसी है और काफ़ी आगे भी बढ़ रही है, लेकिन जो कमर्शियल स्पेस है उसमें सिर्फ हम यहाँ पर 2 to 3% अकाउंट करते हैं, तो इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। जो ग्लोबल स्पेस इकॉनमी है वो है $450 बिलियन की, और हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ 2 से 3%। तो इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। इसके लिए यहाँ पर इन स्पेस को भी बनाया गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन वो कैसे बढ़ाया जाए। और इसके अलावा यहाँ पर जो इसरो को डिमांड मिल रही है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है, इसीलिए इसरो ये चाहता है कि प्राइवेट फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाए। इन इंडिया इसरो इज केपेबल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू स्पेस, और यहाँ पर जो डिमांड है वो इसकी कैपेसिटी को आउटरन कर रही है, स्पेशली एज द स्पेस एजेंसी ऑल्सो हैज अदर लार्जर गोल्स टू फोकस ऑन। फॉर एग्जाम्पल आदित्य 11 भेजना है, चंद्रयान भेजना है, गगनयान भेजना है। देयरफॉर द सेक्टर इज बीइंग ओपन अप टू प्राइवेट प्लेयर्स विद इसरो हेल्पिंग देम विद फैसिलिटीज एंड नॉलेज। जो यहाँ पर यूज़ होगा फैसिलिटीज़ का वो यहाँ पर चार्जेबल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इसरो को कुछ रेवेन्यू भी अर्न हो जाएगा। नेक्स्ट मिड टर्म्स एंड यूएस इकॉनमी, सेम जो कि हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल पेज पर, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि एक प्रॉब्लम जो यूएस में बहुत ज़्यादा चल रही है वो चल रही है इन्फ्लेशन की। तो यूएस में इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा है, और इनके सेंट्रल गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि हमें यहाँ पर जो इन्फ्लेशन लाना है वो यहाँ पर लाना है 2%। तो इनके फेडरल रिजर्व का टारगेट ये है कि हमें इन्फ्लेशन 2% पर लाना है। दिस इज मेनली बिकॉज द एक्शंस ऑफ द यूएस सेंट्रल बैंक, द फेडरल रिजर्व टू कंट्रोल इन्फ्लेशन आर थ्रेटनिंग टू पुश द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इनटू रिसेशन। अब इनको भी पता है कि ये यहाँ पर डिमांड को कर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिसेशन हो सकता है, यूएस में भी हो सकता है और बाकी इकोनॉमीज में भी हो सकता है, क्योंकि बाकी इकोनॉमीज कहीं ना कहीं यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। लास्ट वीक द सेंट्रल बैंक येट अगेन रेज्ड इंटरेस्ट रेट फॉर द यूएस इकोनॉमी इन लाइन विद द एग्रेसिव टाइटनिंग दैट इट हैज परस्यूड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 2022, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। वाई इज़ द फेड इंड्यूसिंग अ रिसेशन? तो यहाँ पर जानबूझकर यूएस की जो फेडरल बैंक है वो रिसेशन को क्यों इंड्यूस कर रही है? अब यहाँ पर काम क्या है, जो इनकी फेडरल रिजर्व बैंक है इसका जो मेन काम है वो ये है कि आपको प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। जैसे हमारे आरबीआई का काम है कि आपको प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, सेम इनका काम है टू रिस्टोर प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। प्राइस स्टेबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरल रिजर्व एंड सर्व्स एज द बेडरॉक ऑफ आवर इकोनॉमी। विदाउट प्राइस स्टेबिलिटी जो इकोनॉमी है वो किसी के लिए भी काम नहीं करेगी, इसलिए ज़रूरी होता है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। तो फेड का टारगेट ये है कि जो इन्फ्लेशन रेट है उसको 2% पर लाना है। अभी इन्फ्लेशन 8.2% है, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में कितनी ज़्यादा एग्रेसिव टाइटनिंग की जाएगी। The question is how will raising interest rates bring down the prices of crude oil and other commodities that are fueling inflation? In the past, the Fed has एक्सेप्टेड दैट इट हैज़ नो टूल्स टू डायरेक्टली ब्रिंग डाउन प्राइजेस। अब यहाँ पर ऑयल के प्राइजेस बढ़ना, उसके लिए तो यहाँ पर फेड कुछ नहीं कर सकती ना। अब इंडिया में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो क्रूड के प्राइजेस है वो बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर के प्राइजेस है वो बढ़ रहे हैं, तो इसमें तो जो आरबीआई वो कुछ नहीं कर सकती। सिमिलरली इनकी फेड इसमें कुछ नहीं कर सकती है। वन अनलाइक मेनी अदर कंट्रीज दैट आर सिंपली सीइंग इन्फ्लेशन सर्ज ड्यू टू सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। अब इंडिया में जो इन्फ्लेशन है आप कह सकते हो कि वो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की वजह से है, लेकिन यूएसए में जो इन्फ्लेशन है वो एक्सेसिव डिमांड की वजह से भी था। द यूएस ऑल्सो हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव डिमांड, क्योंकि जो पैंडेमिक के बाद जो यूएस ग्रू हुआ था वो बहुत तेजी से ग्रू हुआ था, वी शेप में ग्रू हुआ था एज इट केम आउट ऑफ द पैंडेमिक। तो हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से यहाँ पर जो एक्सेसिव डिमांड है वो कर्व होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ सकता है। दूसरी बात, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने की क्यों ज़रूरत है? Fed can't directly bring down commodity prices by raising interest rate. It can still ensure कि लोगों का यहाँ पर जो फेथ है वो ख़त्म ना हो। लोगों में ये फेथ होना चाहिए कि यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो स्टेबल रहेंगे। अगर लोगों में ये भरोसा ही ख़त्म हो गया कि जो इन्फ्लेशन है वो 2% पर आ पाएगा, इसके बाद क्या होगा, लोग यहाँ पर ज़्यादा वेजेस मांगेंगे, और लोग यहाँ पर ज़्यादा वेजेस मांगेंगे तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो सामानों के प्राइस बढ़ाते जाएंगे, तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाएगा। तो लोगों में भरोसा होना चाहिए कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अगर लोगों में भरोसा नहीं होगा कि इन्फ्लेशन कम होगा तो लोग यहाँ पर ज़्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे, एम्प्लॉयर्स यहाँ पर प्राइसेस को बढ़ाएंगे प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से ये यहाँ पर एक विशियस लूप बन जाएगा। नेक्स्ट, गेटिंग अ पीएचडी डिफरेंटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आपको रीच करना हो, अगर आप यूजीसी नेट इन सबसे रिलेटेड हो तो आप रीड कर सकते हो, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो। यूएस मिड टर्म्स टू क्लोज टू कॉल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। खेरसन से रशिया ने रिट्रीट कर लिया है, तो इन मेजर रिट्रीट रशियन ट्रूप्स अबेंडन खेरसन। तो खेरसन यूक्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इन फर्स्ट इजरायली जनरल टॉक्स अबाउट यूज ऑफ आर्म ड्रोन्स। तो यहाँ पर इजरायली जनरल ने ये कहा है कि सिर्फ ये ड्रोन्स सर्विलांस के लिए यूज़ नहीं किया था, इन्होंने ड्रोन्स को यहाँ पर यूज़ किया था स्ट्राइक के लिए भी। इजराइल ऑन वेंसडे डिस्क्राइब्ड व्हाट हैज़ बीन एन ओपन सीक्रेट फॉर 2 decades दैट इट हैज़ यूज ड्रोन्स नॉट जस्ट फॉर सर्विलांस बट ऑल्सो इन स्ट्राइक्स विद इन द कंट्री। तो मेंस में एक टॉपिक है ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप
का कहीं मन हो तो आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हो कि ड्रोन का यहाँ पर यूजेस भी हैं लेकिन यहाँ पर नुकसान भी है। ग्रीन बॉन्ड्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्लियर्स फ्रेमवर्क। तो ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द गवर्नमेंट ऑन वेंसडे गिव नॉट टू द फाइनल सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क इन लाइन विद द बजट अनाउंसमेंट। द इश्यूएंस ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स विच आर इंटेंडेड टू रेज फंड्स। तो इससे जो फंड्स रेज होंगे उनको कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाएगा, तो उनको उन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाएगा जिनसे यहाँ पर जो कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी की वो रिड्यूस होगी, और यहाँ पर 16,000 करोड़ को रेज किया जाएगा। द प्रोसीड्स फ्रॉम द ग्रीन बॉन्ड्स विच आर अ पार्ट ऑफ द शेड्यूल्ड बोरोइंग प्लान ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी यूज टू फंड। किसको किसको फंड किया जाएगा? रिन्यूएबल एनर्जी को, एनर्जी एफिशिएंसी को, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन को, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट को, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड ग्रीन बिल्डिंग्स अमंग अदर्स। किसके लिए नहीं किया जाएगा? न्यूक्लियर पावर जनरेशन, लैंडफिल प्रोजेक्ट्स, अल्कोहल, वेपन्स, टोबैको, गेमिंग, पाम ऑयल इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स लार्जर देन 25 मेगावाट, इनको एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द फ्रेमवर्क। तो न्यूक्लियर से लेकर फ्रेमवर्क ये एक्सक्लूडेड है, इसको ध्यान से पढ़ना है। इक्विटी इज अलाउड। इक्विटी किस में अलाउ की गई है? तो इक्विटी सिर्फ मेट्रो प्रोजेक्ट्स में अलाउ की गई है। इक्विटी इज अलाउड ओनली इन द सोल केस ऑफ द मेट्रो प्रोजेक्ट्स अंडर द क्लीन ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी। तो इक्विटी सिर्फ यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट्स में अलाउ की गई, और ये जो प्रोसीड्स है 16,000 करोड़ की, ये जो डिपॉजिट की जाएगी वो की जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो हमने क्या क्या यहाँ पर डिस्कस किया? 16,000 करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से। इसको यूज किया जाएगा उन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए जिससे जो कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी की वो यहाँ पर रिड्यूस होगी। द प्रोसीड्स फॉर द ग्रीन इकोनॉमी विच आर पार्ट ऑफ द शेड्यूल्ड बोरिंग प्लान ऑफ द गवर्नमेंट, इसको किस किस के लिए यूज किया जाएगा वो तो है, किस किस के लिए नहीं किया जाएगा? न्यूक्लियर पावर जनरेशन, लैंडफिल प्रोजेक्ट्स, अल्कोहल, वेपन्स, टोबैको, गेमिंग, पाम ऑयल इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स को एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द फ्रेमवर्क। इक्विटी सिर्फ अलाउ की गई है इन द सोल केस ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। सेबी कंटिन्यू फॉर इनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ मार्केट बॉडीज। तो सेबी ने एक कमेटी बनाई है, और इस कमेटी को कौन हेड कर रहे हैं? ये कमेटी किसके लिए बनाई गई है? तो ये कमेटी बनाई गई है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के लिए। द सेबी कमेटी ऑन स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैज प्रपोज्ड स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस फॉर एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ एमआईआईज। तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज एंड क्लियरिंग हाउसेस। और इस पैनल को हेड कर रहे हैं फॉर्मर सेबी होल टाइम मेंबर जी महालिंगम। तो सिर्फ आपको ये पता होनी चाहिए जी महालिंगम कमेटी किस लिए बनाई गई थी? तो गवर्नेंस ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया है। गवर्नमेंट अलाउज ट्रेड सेटलमेंट्स इन रुपी फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। तो सिर्फ इतनी सी न्यूज़ है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जो है उसमें यहाँ पर रुपी का यूज़ किया जाएगा ट्रेड सेटलमेंट के लिए। वाई हैज़ ESMA डी रिकॉग्नाइज्ड 6 इंडियन सेंट्रल काउंटर पार्टीज। तो ये न्यूज़ हमने कल भी डिस्कस की थी कि ESMA ने यहाँ पर डी रिकॉग्नाइज कर दिया है 6 इंडियन सेंट्रल काउंटर पार्टीज को। इनके यहाँ पर नाम मेंशन है। दीज 6 CCPs आर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। द डिसीजन टू डी रिकॉग्नाइज इंडियन CCPs केम ड्यू टू नो कॉपरेशन अरेंजमेंट्स, कि ESMA और इंडियन रेगुलेटर RBI सेबी इनके बीच में यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कोऑपरेशन नहीं है। एंड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो इनकी बॉडी है ESMA, और यहाँ पर जो RBI सेबी और IFSC है, इनके बीच में यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं है। और यहाँ पर जो RBI है वो नहीं चाहती है, इंडियन रेगुलेटर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ, एज दे फील दैट ये एंटिटीज़ जो हैं इनको कोई फॉरेन रेगुलेटर आके इंस्पेक्ट करे, विच द इंडियन रेगुलेटर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ, एज दे फील दैट दोज एंटिटीज़ हैव रॉबस्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड देयर इज नो नीड कि यहाँ पर जो फॉरेन रेगुलेटर है वो आकर इनको इंस्पेक्ट करे, ये यहाँ पर इनका मानना है। तो ESMA वांट्स टू सुपरवाइज दी CCPs, लेकिन यहाँ पर इंडियन रेगुलेटर्स जो हैं वो इस फेवर में नहीं है, क्योंकि इंडियन रेगुलेटर्स का ये कहना है ये जो CCPs हैं ये रॉबस्ट हैं और रिस्क मैनेजमेंट ये कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कोई फॉरेन रेगुलेटर आके इनको इंस्पेक्ट करे। तो व्हाट इज द टाइमलाइन ESMA हैज़ गिवन? तो टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया है। तो फर्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर रीड नहीं किया, लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन ओथ दिलाता है? तो प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। सैक गवर्नर सिटिंग ऑन बिल्स क्वेश्चनिंग लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर तमिलनाडु में क्या हो रहा है? जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं वो बिल्स को असेंट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर DMK की जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अर्ज किया प्रेसिडेंट को कि यहाँ पर गवर्नर को डिसमिस कर देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमने न्यूज़ डिस्कस की है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये कहा है चैनल्स को कि आपको 30 मिनट तक जो कंटेंट दिखाना है वो होना चाहिए नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट में। फिर इसके हमने 8 थीम्स डिस्कस किए। टू मीट स्टेट्स डिमांड, PM आवास योजना गेट्स ₹13,000 करोड़ एक्स्ट्रा। फिर हमने यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को डिस्कस किया, जिसमें 1.2 लाख रुपए दिए जाते हैं प्लेन एरियाज़ के लिए और 1.3 लाख दिए जाते हैं हिली एरियाज़ में। और यहाँ पर जो फाइनेंशियल बर्डन वो कैसे शेयर होता है? तो 60:40 और उसके बाद 90:10 फॉर हिली स्टेट्स एंड 100% यहाँ पर शेयर होता है यूटीज़ के लिए इंक्लूडिंग लद्दाख। फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था महुआ। तो महुआ क्या होती है? एक ट्रेडिशनल कंट्री लिकर होती है। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया था ग्रेटर निकोबार आइलैंड। तो आपको सबकी लोकेशन देखनी है अंडमान एंड निकोबार की। केरला गवर्नमेंट प्रोपोजेस ऑर्डिनेंस की यहाँ पर जो गवर्नर का चांसलर का रोल है ना, उससे यहाँ पर गवर्नर को स्ट्रिप कर दिया जाएगा।
बियॉन्ड विन एंड लॉस, तो ये यूएस की मिड टर्म के इलेक्शंस के बारे में, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डॉलर टू रुपी, तो ये बताया गया है कि जो ट्रेड है वो रुपी में हो सकता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि इंडिया उतना ही एक्सपोर्ट करे जितना इंडिया सामने वाली कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है, वरना सामने वाली कंट्री आपकी रुपी करेंसी का करेगी क्या। फिर नेक्स्ट रिस्पेक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस, तो ये कहा गया है कलीजियम सिस्टम में प्रॉब्लम है, लेकिन कलीजियम सिस्टम को जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है वो भी ठीक नहीं है। अब प्रॉब्लम तो है कलीजियम सिस्टम में, ये बात सही है कि कलीजियम सिस्टम में ओपेकनेस है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। द लॉ मिनिस्टर ऑल्सो रिपोर्टेड टू हैव आस्क्ड कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल पटिशन है उसमें खुद को क्यों इन्वॉल्व किया और सेडिशन का जो लॉ है उसको यहाँ पर क्यों होल्ड पर लगा दिया। तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसको यहाँ पर इंटरेस्ट किया गया है विद द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द पीपल, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपना काम ही कर रहा था। फिर यहाँ पर EWS रिजर्वेशन को जो अपील किया गया है उसके बारे में बताया गया है। आर चोकिंग सिटीज़, तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसको कैसे कम किया जा सकता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है, एयर शेड मैनेजमेंट किया जा सकता है। एंटीगुआ और बारबूडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि यहाँ पर इंडिया और चाइना को भी यहाँ पर पे करना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी बहुत ज़्यादा एमिशंस करते हैं। विक्रम एस सेट फॉर लिफ्ट ऑफ, तो इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है विक्रम एस। कौन सा स्टार्टअप है, तो उसका नाम है यहाँ पर स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट मिड टर्म्स एंड यूएस इकॉनमी नहीं डिस्कस करेंगे। इन मेजर रिट्रीट, तो जो खैरसन है उससे यहाँ पर रशिया ने रिट्रीट कर लिया, तो खैरसन यूक्रेन में, ये आपको पता होना चाहिए। इसराइल जो है वो ड्रोन्स का यूज़ करता था यहाँ पर सिर्फ सर्विलांस के लिए नहीं, स्ट्राइक्स के लिए भी। फिर ग्रीन बॉन्ड्स, तो ग्रीन बॉन्ड से यहाँ पर 16,000 करोड़ रुपए आएंगे, और ये जो 16,000 करोड़ रुपए होंगे इसको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाएगा वो हमने डिस्कस किया, और किसके लिए नहीं यूज़ किया जाएगा। तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन, लैंडफिल प्रोजेक्ट्स, एल्कोहल, वेपन्स, टोबैको, गेमिंग, पाम ऑयल इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स लार्जर देन 25 मेगावाट, उनके लिए इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। जो इक्विटी है वो सिर्फ यहाँ पर अलाउ होगी मेट्रो प्रोजेक्ट्स में, और ये जो पूरा जाएगा पैसा ये कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया सेबी कमेटी फॉर एनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ मार्केट बॉडीज, स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, तो MIIs कौन से होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज एंड क्लियरिंग हाउसेस, और इसको यहाँ पर हेड करें जी महालिंगम। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।